हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो इस वीडियो में आप ये भी समझ जाओगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, आया समझ में? तो लास्ट तक आपको बने रहना है। तो सबसे पहले अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये किसकी पिक्चर है, F.W. टेलर। एंड उसके बाद टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब F.W. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या कनेक्शन है ये हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अबाउट F.W. टेलर। तो क्या देके रखा हुआ है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। मतलब यहाँ पे जो F.W. देके रखा हुआ है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनका जन्म कब हुआ था, मार्च 20, 1856 एंड मतलब उनकी डेथ कब हुई थी, मार्च 21, 1915। ठीक है, एंड वो कौन थे, वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये किसके बारे में देके रखा हुआ है, F.W. टेलर के बारे में देके रखा हुआ है कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी एंड वो क्या थे। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, इन 1874 he became an apprentice mechanist and rose to the position of chief engineer in Bethlehem Steel Company USA। तो बोला जा रहा है अगर हम इन द ईयर 1874 की बात करें तो वो क्या बने थे, अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट। मतलब किसी प्रोफेशनल के अंडर में, किसी अच्छे खासे प्रोफेशनल के अंडर में वो काम कर रहे थे। ठीक है, आया समझ में? और फिर बाद में वो क्या बन गए, चीफ इंजीनियर बन गए, वो भी किस कंपनी के, बेथलेहेम स्टील कंपनी। ठीक है, आया समझ में? जो कि कहाँ लोकेटेड थी, यूएसए में लोकेटेड थी। ड्यूरिंग हिज कैरियर ऑफ 26 years ही एक्सपेरिमेंटेड विथ हिज आइडियाज एंड मेड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट थ्योरी। बोला जा रहा है कि उन्होंने अपने कैरियर, जिसमें उन्होंने कितने साल लगाए हैं, 26 years लगाए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही आइडियाज को एक्सपेरिमेंट किया एंड फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैनेजमेंट थ्योरी में। ठीक है, आया समझ में? मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये चैप्टर 1 में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उस मैनेजमेंट थ्योरी में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और वो कंट्रीब्यूशन क्या था वो हम आगे जान लेंगे। ठीक है, चलिए तो बोला क्या चाह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर। टेलर गेव अ कॉन्क्रीट शेप, कॉन्क्रीट शेप मतलब रियल शेप टू द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया। उन्होंने कौन सी थ्योरी लिखी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, he was the first one to emphasize the importance of scientific approach managing an enterprise instead of hit and trial method। मतलब वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि हिट एंड ट्रायल मेथड के बजाय अगर हम साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हैं किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो चीजें अच्छे ढंग से हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद बोला जा रहा है टेलर्स मेजर कंट्रीब्यूशन वाज हिज 2 इंपॉर्टेंट बुक्स। मतलब उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी। ठीक है, पहली बुक का नाम है शॉप मैनेजमेंट, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1903 में। एंड दूसरी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी, 1911। ठीक है, क्लियर हुआ? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ही इज वेल नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो भी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया है उसके बाद वो किस नाम से जाने जाते थे, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? और अभी भी इसी नाम से ही वो जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो क्या देके रखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू वेरियस मैनेजरियल फंक्शन। बोला जा रहा है
जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है या जो मैनेजर परफॉर्म करता है, अगर हम फंक्शंस की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले प्लानिंग, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन उसके बाद स्टाफिंग, देन उसके बाद डायरेक्टिंग एंड देन फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इन सभी फंक्शंस में अगर हम साइंस को ले आए, साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, लॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं और टेक्निक्स को भी अपना रहे हैं, तो इन सभी को मिला के क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब अगर हम मैनेजरियल फंक्शन में इन सब एलिमेंट्स को ले आते हैं तो वो मिलाकर क्या बन जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क। बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें क्या बताता है कि किसी भी एक काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होना चाहिए और होता है। ठीक है, आया समझ में। ऐसा नहीं है एक काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हों। ठीक है, फिर क्या होगा, काम में डिले होगा। हम ये काम इस तरीके से भी करके देख रहे हैं, हम ये काम इस तरीके से भी करके देख रहे हैं, उस तरीके, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम सब तरीकों को अपनाने लग गए तो काम में डिले होगा। तो बोला जा रहा है एक काम को करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका होना चाहिए। ये कौन बोलता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आया समझ में। Scientific management can also be defined as application of science for each and every element of management। बोला जा रहा है कि scientific management को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसमें साइंस को ले आ रहे हैं। ठीक है, हर एक फंक्शन में हम साइंस को अप्लाई करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बोला जा रहा है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स। मतलब टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया है तो उसमें 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखे थे। वो क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, अभी जस्ट आप प्रिंसिपल्स देख लो। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वन क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट वन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इन सभी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हम टॉपिक से ही समझ रहे हैं कि टेलर बोलना चाह रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट में साइंस को लेकर आना होगा और रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीकों को अपनाना। ठीक है, आया समझ में, और देखना कौन सा सही तरीका लग पा रहा है। तो बोला जा रहा है इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। रूल ऑफ थंब को हमें नहीं अपनाना है, हमें अपनाना है साइंस को। ठीक है, आ गया समझ में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर शुड बी साइंटिफिक इंक्वायरी इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। बोला जा रहा है जो ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच है, पुराना तरीका है, उसको आप इग्नोर कर दो और साइंटिफिक थ्योरी को, साइंटिफिक अप्रोच को आप मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में, हर एक प्रैक्टिस में, हर एक तरीके में लेकर आओ। ऐसा किसका कहना था, टेलर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। बोला जा रहा है अगर आपको एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, अब ये मत पूछना एफिशिएंसी क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, टेलर बोलते हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, इंक्रीज करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड को अपनाना होगा, तभी सारे काम अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, वो भी कम से कम रिसोर्सेस का यूज करते हुए। ठीक है, आया समझ में। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। और ये जो मेथड है, ये कैसे हम अपना सकते हैं, स्टडी करके और एनालाइज करके चीजों को। ठीक है, आ गया समझ में।
चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि पहले आप ट्रेडिशनल मेथड जो आप अपना रहे हो उसको इन्वेस्टिगेट करो, एनालाइज करो, उसके बाद आप देखो कि कैसा काम हो रहा है, मतलब उन ट्रेडिशनल तरीकों को अपना के कैसा काम हो रहा है और काम अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद जो भी बेस्ट मेथड आपको लगता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती है, उनको इकट्ठा कीजिए एंड उसमें से सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे स्टैंडर्ड मेथड को आप निकाल दो अलग। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल देके रखा है, यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन इंटरनल एफिशिएंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बोला जा रहा है अगर हम इंटरनेट का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से पता है इंटरनेट बहुत अच्छे से एंड बहुत ही हाई रेट से इंप्रूव हुआ है। कैसे? क्योंकि पहले आपको पता है 2G चलता था, फिर 3G चला, फिर 4G चला, अब 5G आ चुका है, जिससे क्या जो इंटरनेट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जिससे जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी लोग हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर क्वालिटी विद स्पीड सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा है। अगर हम 2G 3G की बात करें तो इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता था। ठीक है, और अगर आपको याद भी होगा तब ऐसे भी नहीं था कि अनलिमिटेड कॉल चल रहा है, आप कितने भी घंटों तक बात कर लो, ऐसा नहीं होता था। एंड इनफैक्ट आप कितना भी डाटा यूज कर रहे हो ऐसा भी नहीं होता था, आपको लिमिटेड पीरियड दिया जाता था कि अगर आपके पास 1000 MB है, 1000 MB का डाटा है तो ये आपको 1 मंथ तक चलाना है एंड वो भी इतने अच्छे से नहीं चलता था, रुक रुक के चलता था। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आपको अच्छे से पता है जियो आ गया, जब से जियो आया है तब से इंटरनेट बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि जियो के आने के बाद आप अनलिमिटेड कॉल्स पे मतलब अनलिमिटेड टॉक्स कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, सबके साथ, घंटों घंटों आप बात कर सकते हो, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि 1 GB, इनफैक्ट आप पैकेज पे डिपेंड करता है, बट स्टिल अगर मैं बात करूं आपको 1 GB एक दिन का मिल जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा होता था। ठीक है, आया समझ में। आप तो 2 GB, और इनफैक्ट आप बहुत सारा 5G आ गया तो चलाते जाओ, पूरे दिन चलाते जाओ, वो खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंटरनेट में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, जिससे कस्टमर बहुत खुश हैं एंड सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, आया समझ में। ये एक एग्जाम्पल हमें दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या बोला जा रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हार्मनी होना चाहिए, पीस होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट एंड जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी इंप्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे से वो पूछ के और एक दूसरे को समझकर वो काम करें। ठीक है, आया समझ में। एंड उन दोनों का ही काम किस लिए होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को ही मिलके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाने में लगना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, टू गेट सच हार्मोनियस रिलेशन टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन, दैट मीन्स कंप्लीट चेंज इन देयर एटीट्यूड एंड मेंटल आउटलुक फॉर ईच अदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। क्या बोला जा रहा है कि अब हार्मनी की बात कर ली तो हार्मनी कैसे आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए टेलर ने एक जो टर्म है वो यूज किया है, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, जिसका मतलब क्या है कि हमें वर्कर्स के एटीट्यूड में पूरे तरीके से चेंज लाना होगा।
वो चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उसमें पूरा चेंज लाना होगा ताकि वो एक दूसरे से कंपटीशन की भावना ना रखे बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाए, तालमेल बिठा के रखे, ना कि कंपैरिजन करें कि मेरा वर्क ज्यादा अच्छा है या मुझे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मेरी सैलरी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। वर्कर्स के बीच, मैनेजमेंट के बीच और सभी स्टाफ जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनके बीच एक तालमेल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर इसके बाद इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग एंड बोथ शुड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग फॉर ईच अदर। मतलब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें और वर्कर्स की बात करें तो उनको अपनी सोच को बदलना होगा और एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखनी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। ठीक है, आया समझ में? इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अगर हार्मनी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, एटीट्यूड एक दूसरे के लिए अच्छा होगा तो जो ट्रेड यूनियंस रहते हैं, जो वर्कर्स का ग्रुप रहता है, वो कभी भी स्ट्राइक करने का नहीं सोचेगा कंपनी के खिलाफ जाके। ठीक है, आया समझ में? चलिए, management should share the gains of the company with workers and at the same time workers should work hard and contribute to their best level। बोला जा रहा है अब ये हार्मनी कैसे आएगी? जब मैनेजमेंट जो है, प्रॉफिट अगर हो रहा है कंपनी में, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैनेजमेंट उसे वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ शेयर कर रहा है तो वर्कर्स खुश होंगे। ठीक है, और वहीं पे वर्कर्स को क्या करना चाहिए? कंपनी के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए और जितना अच्छा हो सके वो कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कंपनी को देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट ही करता रहे, वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि वर्कर्स करे जा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए अगर मैनेजमेंट को कोई प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स से शेयर करे और वर्कर्स हार्ड वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाए। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक तरीके से जो हमने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा ना, उसी का एक एक्सटेंशन दे के रखा है। उसके आगे हम क्या सोच सकते हैं कि एक कंपनी में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, खुद का सिर्फ खुद का नहीं सोचना। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन, मतलब पूरे तरीके से तालमेल होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, आया समझ में? खुद का सोचने के बजाय हमें क्या करना है? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को एक दूसरे के बीच तालमेल बैठा के चलना होगा ताकि सभी काम अच्छे से हो जाए विथ पीस। ठीक है, आया समझ में? दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वही बात बोली गई है कि ये क्या है, जो अभी प्रीवियस प्रिंसिपल पढ़ा था ना, उसी का एक एक्सटेंशन देके रखा हुआ है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। वही चीज बोली जा रही है कि कंपटीशन को हटाओ, कोऑपरेशन को लेकर आओ। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को पता होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, और अगर वर्कर्स नहीं है तो मैनेजमेंट फिर किससे काम करवाएगा? है ना, समझ में आया? तो दोनों को ही पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स उनके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, एंड वर्कर्स को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दोनों को एक दूसरे की नीड एंड इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फॉर दिस मैनेजमेंट शुड इनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बाय एम्प्लॉयज थ्रू प्रॉपर रिवॉर्ड्स। बोला जा रहा है कि इसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता रहनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई भी वर्कर अपना कोई भी सजेशन दे रहा है और वो सजेशन अच्छा है कंपनी के लिए एंड वो सजेशन अप्लाई करने पे मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो मैनेजमेंट को प्रॉपर रिवॉर्ड्स देने चाहिए एम्प्लॉइज को। ठीक है, आया समझ में? मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड
अवॉइड स्ट्राइक्स एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। बोला जा रहा है कि अगर मैनेजमेंट कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो उनको पहले वर्कर से पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। अकेले खुद से डिसीजन ले लेंगे तो मे बी कुछ ना कुछ छूट जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ चीजें उनको भी अच्छे से पता रहती हैं। तो मैनेजमेंट हमेशा सही डिसीजन ले ये जरूरी नहीं है। तो अगर वो वर्कर्स की राय ले लेंगे तो उनको भी लगेगा वाह यार हमसे पूछा जा रहा है, तो उनको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और इसके बाद वो अपना डिसीजन भी दे पाएंगे, है ना। और इससे क्या होगा, वर्कर्स को क्या करना चाहिए, जो भी स्ट्राइक्स रहती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए और कोई भी फालतू की अनरीजनेबल डिमांड्स मैनेजमेंट के आगे नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसीज एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी क्या है, ये चौथा प्रिंसिपल है जो टेलर ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि एक वर्कर अगर फ्रेशर है, सपोज एक वर्कर जिसने नया नया ज्वाइन किया है, उसको खुद ही नहीं पता है कि वो किस हद तक कितने अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि पहले उसने काम किया ही नहीं है। तो बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट को ही किसी वर्कर एम्प्लॉय को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेकर जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम इतना काम कर सकते हो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी एबिलिटी है, ठीक है। आया समझ में? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। बोला जा रहा है अगर किसी भी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को ग्रो करना है, सक्सीड होना है इन फ्यूचर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके जो भी पर्सनल है, एम्प्लॉयज है, उनको डेवलप, ग्रो करवाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी यहाँ तक है, तुम इतना काम कर रहे हो लेकिन तुम इतना काम कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब करवानी होगी किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है। आया समझ में? आपने भी देखा होगा कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है ताकि जो चीजें उनको नहीं भी पता या जो चीजें उनको पता है वो उसको और अच्छे से कर पाए जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सेम वही बात बोली जा रही है कि इस प्रिंसिपल में बोला जाता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए ताकि वो वर्कर्स को उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेकर जा पाए, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, द कंसर्न एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। बोला जा रहा है अगर हमें एफिशिएंसी का देखना है कि वर्कर को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेकर जाना है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस से। कहां से स्टार्ट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस से, जहां पर हम क्या करते हैं, रिक्रूट करके सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कंपनीज रहती हैं वो क्या करती है, किसी भी इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो इसमें क्या करती हैं, वो वैकेंसीज डाल देती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उनको 10 लोगों की जरूरत है, 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है, मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। आया समझ में? लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो सभी को तो वो रख नहीं सकते, तो इनमें से वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही चुनेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। बोला जा रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन प्रोसेस में भी साइंस को लेकर आना चाहिए, मतलब साइंटिफिक सिस्टम को अपनाना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में भी, ठीक है। आया समझ में? द सेलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइन्ड एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, ये क्या है, ये एज है, ठीक है, एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। बोला जा रहा है किसी भी वर्कर को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, उनकी फिजिकल एबिलिटी देख के, उनकी मेंटल एबिलिटी देख के और उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को देख के, ठीक है। मतलब फिजिकली वो कितने फिट हैं, मेंटली वो कितना सोच पाते हैं एंड उनको जो भी मतलब उनका काम है उसकी कितनी नॉलेज है, ठीक है। इन सभी चीजों को देखते हुए ही उनको किसी को सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को किसी को
सेलेक्ट करना चाहिए, किसी भी वर्कर एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वर्कर्स दे कैन बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग। यहां पर होगा दे शुड बी। क्या बोला जा रहा है कि अगर उनको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो ये देखना है, और वर्कर्स अपना काम अच्छे से कर पाए जितने वो कैपेबल है ये देखना है, तो उनको क्या करना होगा, जो वर्कर्स का पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना होगा, उनको मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जाना होगा, ठीक है। आया समझ में? दे शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग, और वो कैसे हो सकता है, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। आया समझ में? दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। बोला जा रहा है अगर वर्कर्स को उनके कैपेबिलिटीज तक या क्या कितना काम वो कर सकते हैं उनके पोटेंशियल तक लेकर जाना है, तो क्या करना होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो तो जो काम उनको ऑलरेडी आता है, नहीं भी आता तो उसमें वो क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर वो प्रॉपर टाइम से अपना काम अच्छे से करके दे पाएंगे, जिसमें वर्कर का भी फायदा है एंड कंपनी का भी फायदा है, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेलर ने आपको बताए हैं और दिए हैं, जो कि आपको पढ़ने भी हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।